डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मॉडर्न टाइम में इंटरमीडिएट, साइंस, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इंट्रेंस जैसे एग्जामिनेशन में फिजिक्स के ऑप्टिक्स चैप्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक्स पर एमसीक्यू लेकर आया हूँ। सो प्लीज़ वॉच इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो एक बार सेलेक्ट किया गया है, आप उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ती है तो किरण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, डिफिनेशन पर आधारित है। इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है। आप याद रखिएगा कि माध्यम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी चाल बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, स्पीड, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, ऑल चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, ये सब थ्योरी पर आधारित है। वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो वायु में जो कांच का स्पीड है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास, और कांच में जो स्पीड होता है वो लगभग होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला है C बराबर न्यू इंटू लेमडा। ये कांस्टेंट है, अभी आपको बताया ये कभी नहीं चेंज होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा, मतलब कांस्टेंट है। तो अगर ये घट रहा है तो ये घटेगा, इसलिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये घटता है। नंबर 5 है, जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 दिया हुआ है। जल का दिया हुआ है मतलब a म्यू डब्लू दैट इज 4/3 और a म्यू जी दैट इज 3/2। तो फॉर्मूला होता है, आपको निकालना है g म्यू डब्लू क्या होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। फॉर्मूला आप जानते हैं, a म्यू जी म्यू डब्लू म्यू a दैट इज 1। अब यहाँ पुट कर दीजिए 3/2, ये आपको पता नहीं है, इसको निकालना है। ये हो गया, आपको उलट गया है, a म्यू डब्लू 4/3 है तो यहाँ हो जाएगा 3/4 दैट इज 1। इसको गुना कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 9/8 इंटू जी म्यू डब्लू दैट इज 1। देयरफॉर जी म्यू डब्लू व्हाट विल बी 1/8 9/8 दैट इज 8/9। इसलिए दिस इज आंसर डी। आंसर डी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है इसको, इस पर आधारित सवाल जो है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण जो है इस तरह से होता है, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये एफ दिया हुआ है। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण है इसलिए -20 सेंटीमीटर होगा। किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी निकालना है जिस पर वस्तु के प्रतिबिंब के आकार का 2 गुना हो जाए प्रतिबिंब। तो एक बार बनेगा वस्तु का, अगर यहाँ वस्तु है तो एक बार प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसका आवर्धन होता है, जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब एक बार -2 दिया जाएगा, और एक बार वस्तु अगर यहाँ है तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, वो वर्चुअल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, इसलिए m इसका प्लस आएगा, +2। मतलब 2 बार वैल्यू आपको निकालना है u का, वस्तु के डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको 2 बार निकालना है। एक बार वर्चुअल के लिए और एक बार रियल के लिए। तो अब आइए निकालते हैं, पहले वर्चुअल के लिए निकालते हैं फिर रियल के लिए निकालते हैं। 2 कंडीशन में आपको बता दिए समझ के लिए, कब इसका कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा।
तो हम लोग रियल इमेज में ले रहे हैं, यहाँ पर रियल इमेज में ले रहे हैं m बराबर -2। तो फॉर्मूला आपके पास है m बराबर होता है -v/u। तो यहाँ पुट कर देंगे आप -2 बराबर -v/u। तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ आ जाएगा v बराबर 2u। और तब दर्पण का फॉर्मूला यूज़ कीजिए 1/f 1/v प्लस 1/u। तो ये हो गया -1/20, ये हो गया 1/2u और प्लस 1/u। तो इसको सोल्व करेंगे -1/20, ये हो जाएगा आपका 3/2u 3/2u, मतलब 2u बराबर 60 आ जाएगा, इसलिए u बराबर आ जाएगा को 30। तो पहला वाला कंडीशन में जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आया उसको अगर आप u1 मान लेते हैं तो ये 30 पर आएगा। 30 सेंटीमीटर पर ये पहला ऑब्जेक्ट रखेंगे तब इसका डबल साइज का इमेज बनेगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन आते हैं, समझ गए होंगे आपको, इसी में दूसरा सब्जेक्ट बनाना है हमको, इसलिए सेकेंड टाइम में अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। सेकेंड टाइम में फिर इसको हम चेंज करते हैं और देखिए u का वैल्यू कितना आता है। तो सेकेंड टाइम में जो है, सेकेंड टाइम में आपको m बराबर है यहाँ पे +2u +2 है, तो फॉर्मूला वही होगा -v/u तो 2 बराबर v/-v/u, इसलिए v बराबर हो जाएगा -2u। तब यहाँ पुट करेंगे आप फॉर्मूला फिर -1/20 -1/2u प्लस 1/u। तो इसको सोल्व कर देंगे आप, तो आ जाएगा ये आपको 1/2u और यहाँ आ जाएगा -1/20। तो यहाँ से 2u बराबर -20, इसलिए u बराबर आ जाएगा -10। तो इसको आप u2 मान लीजिए, u2 मान लीजिए। तो एक बार u1 आया -30, एक बार u2 आया -10, इसलिए कहता है कि दोनों के बीच की दूरी, माइनस का मतलब बता रहा है आपको कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए u1 -u2 मतलब 30 -10, तो दैट इज़ 20, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर होगा इसका आंसर 20। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो आपको याद रखिएगा ये सब थ्योरी पर आधारित है, ये ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब रटा रटाया क्वेश्चन है, थियोरिटिकल बेसिस जो कभी कभी आते रहता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसलिए आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। वायुमंडल में किस प्रक्रिया के कारण तारे टिमटिमाते हैं, आप याद करते हैं इसको, अपवर्तन। इसमें 2-3 चीज़ होता है, पानी के अंदर अगर आप छड़ी रख देंगे तो वो टेढ़ी नज़र आएगी, बाल्टी में अगर ग्लास में किसी ग्लास सिक्का डाल देंगे तो वो ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा। दीज ऑल आर द फेनोमेनन्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तरंगदैर्ध्य बढ़ने से माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ने से माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो रिलेशन है उसमें देखिए म्यू बराबर 1/λ। तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, और अगर लैम्डा घट रहा है तो म्यू बढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आपको घटता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण को किस माध्यम में जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम है, यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाएगी और इसी में लौट के आएगी, तब इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसलिए प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से जाना चाहिए, विरल माध्यम, रे ऑफ लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। क्रांतिक कोण उस आपतन कोण को कहते हैं जिसके संगत का अपवर्तन कोण कितना होगा। यही ऊपर वाला जो फिगर है उसी को रिवाइज कीजिए। ये नीचे सघन माध्यम है, और ऊपर है विरल माध्यम।
ऊपर विरल माध्यम है। यहाँ पे हम लोग वहाँ डाले थे परपेंडिकुलर, यहाँ से एक खास एंगल होगा जिस पर प्रकाश की किरण इस तरह से मुड़ जाएगी, ये इस तरह से मुड़ जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपतन कोण जो है, आपतन कोण, इसी को कहेंगे क्रांतिक कोण, जिसके लिए ये जो एंगल होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण उस आपतन कोण को कहते हैं जिसके संगत का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए पूर्ण। अगर इस कोण को ऊपर वाले फिगर में देखिए, अगर ये रे ऑफ लाइट, यहाँ थोड़ा जाते हैं इसी फिगर में, अगर रे ऑफ लाइट इसको एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया हम ऐसे, मतलब ये जो एंगल है वो आई ग्रेटर देन सी, तब ये राय इसी में मुड़ जाएगी। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो यहाँ आपको बताए थे, यहाँ बताया आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसके लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, मतलब सी यहाँ दे दिया है 45 डिग्री, तो आपको म्यू निकालने के लिए कहता है, फॉर्मूला होता है 1/sin c, 1/sin 45, sin 45 मतलब 1/√2, 1/√2, वन बाय रूट टू, तो ये ऊपर चला जाएगा, √2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.414। इसलिए इसका आंसर ए हो गया आपको। 16 में दिया है यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालें जिसमें क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। तो क्रांतिक कोण 45 डिग्री के लिए जो ऊपर में अभी हम निकाले ये म्यू, तो यहाँ पर म्यू आपको दे दिया, ये म्यू हो गया आपको 1.414, यहाँ आपको निकालना होगा पहले, और तब कांच में निकालना है आपको प्रकाश की चाल वायु में दिया हुआ और उस माध्यम में निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपको ए म्यू, मान लीजिए माध्यम का नाम यहाँ नहीं दिया है तो हम एम लिखते हैं, ए म्यू एम, तो फॉर्मूला हो जाएगा CA/CM, CA/CM। तो ये आपको दे दिया है 1.414 और ये है 3 × 10⁸ तो आप CM निकाल लीजिए, 3 × 10⁸ 1.414। तो इसको सोल्व करके आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.12 × 10⁸, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 में है वायु के सापेक्ष कांच और पानी के अपवर्तनांक ये दिया हुआ आपको, मतलब ए म्यू जी दिया हुआ है 3/2, ए म्यू जी इज 3/2 और ए म्यू डब्लू इज 4/3। यदि कांच में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, कांच में प्रकाश की चाल दिया हुआ आपको CG दे दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो कहता है पानी में प्रकाश की चाल निकालिए। तो इसके लिए आपको निकालना होगा, इसके लिए निकालना होगा आपको G म्यू डब्लू। तो हम लोग एक जगह निकाले थे अभी क्वेश्चन नंबर आगे में, तो G म्यू डब्लू का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, अंदर देख लीजिए, बाहर चलते पीछे वापस चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं। G म्यू डब्लू का वैल्यू हम लोग निकाल के दिखाए हैं। G म्यू डब्लू का वैल्यू यहाँ आपको निकाल के दिखाए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर से, एक बार उसको गौर करके देखिए। G म्यू डब्लू का वैल्यू यहाँ दिखाए हम लोग 8/9 है ये। इसलिए ये हो गया 8/9 हो गया। और तब क्या कीजिए आप फॉर्मूला निकालेंगे G म्यू डब्लू,
जी म्यू डब्लू बराबर सी जी बटे सी डब्लू। मतलब हो गया यहाँ पर 8/9 और सी जी हो गया आपको 2 × 10⁸ आपको सी डब्लू निकालना है। तो सी डब्लू आप यहाँ से निकाल लेंगे फार्मूला। सी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा तब? सी डब्लू बराबर हो जाएगा 18 इधर से गुना हो जाएगा 18/8 × 10⁸ और इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.25 × 10⁸। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, दैट इज आंसर ए नंबर आंसर आ गया। ये तो ठीक है, ये तो संबंध आपको शुरू से बता रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आपको ए। इसको हम लोग देखते आ रहे हैं कई बार से। एक लेंस का अपवर्तनांक 1.5 तथा हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ आप इसको 2 मान लेते हैं, जिसके μ1 बराबर 1.5 और फोकस लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसको एक ऐसे 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक ऐसे माध्यम में रख रहे हैं जिसका भी अपवर्तनांक 1.5 ही है। तो फॉर्मूला आप पढ़े थे 1/f बराबर μ1/μ2 -1 और 1/r1 - 1/r2। यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। μ1 और μ2 दोनों सेम है, इसलिए ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 0 हो गया, इसलिए f बराबर 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 एक उभयोतल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसके प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें ये इस तरह से लेंस होता है ना, इस तरह से 2 इसमें त्रिज्या होगी। एक है R1 बराबर +20 और एक इधर से एक इधर से। दूसरा हो जाएगा R2 बराबर -20 और फॉर्मूला होता है 1/f बराबर μ-1 1/r1 - 1/r2। तो ये हो गया 1.5 - 1 और ये हो जाएगा 2/10 2/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2/20 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 गुना 1/10 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा टोटल सोल्व करने के बाद 5/10 × 1/10, तो ये हो जाएगा आपको 1/20। इसलिए f बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। f बराबर आ जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर, इसलिए सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ, ये आदर्श पदार्थ इसको लिखेंगे, आप समझेंगे इसको, दिस इज पदार्थ है। ये एक ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब μ1 1.5 और यदि लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो μ2 1.33। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ फॉर्मूला जो ऊपर लिखे थे हम लोग 1/f बराबर μ1 बटे μ2 -1 और 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ चूँकि μ1 का वैल्यू μ2 से अधिक है, तो आप इसको सोल्व करके अगर पुट करेंगे तो f का वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा, चूँकि ये ज़्यादा है। और पॉजिटिव निकलने का मतलब हुआ दैट इज़ अभिसारी, कन्वर्जिंग लेंस, इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। अभिसारी का मतलब हुआ ए इसका आंसर हो गया, कन्वर्जिंग। उसी पर आधारित क्वेश्चन है, देखिए फोकस दूरी वहाँ लिखे कि हम लोग ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ आपको कह रहा है कि निकाल के
उसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पर सोल्व करके देखेंगे ऊपर वाला सवाल में, तो फोकस दूरी इसका बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो आप याद रखिएगा लगभग पानी में इसका फोकस दूरी 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है इसका फोकस दूरी। तो अब सवाल वही है, देखिए जो 22 में था वही था, यहाँ पर फोकस दूरी वहाँ पर बढ़ गया, वहाँ पर फोकस दूरी वहाँ पे बढ़ गया। तो कहता है इसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता बराबर होता है 1/f। जब ये बढ़ गया, जब f बढ़ गया तो p का मान क्या होगा, घट जाएगा, नहीं, क्षमता का वैल्यू घट जाएगा, इसलिए इसका आंसर B आ जाएगा। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है। तो आपको पहला वाला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में था, वेग बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो यहाँ पर ये दोनों बदलेगा। F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, संयोजन से बने समतुल्य लेंस की फोकस दूरी बताइए। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी 1/f, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। एलसीएम ले लेंगे आप, F1 F2 ये ऊपर चला जाएगा, F2 प्लस F1 1/f, इसलिए F बराबर F1 F2 बाय F1 प्लस F2, इसलिए आंसर इज बी आंसर हो गया उसका। टू डी और 2D, P1 दो क्षमता है यहाँ पर, P1 बराबर 2D और -3.5D क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, P2 बराबर -3.5D। तो संयोजन से बने लेंस की क्षमता क्या होगी, तो टोटल लेंस जो फॉर्मूला होगा दोनों को जोड़ दीजिए, P1 प्लस P2, तो 2D प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3.5D, तो दैट इज आंसर -1.5D, इसलिए 26 का आंसर हो गया आपको बी हो गया। यदि समान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो संयोजन से, वही फॉर्मूला हो गया देखो, 1/f1 प्लस 1/f2, यहाँ कहता है दोनों बराबर है जी, 1/f प्लस 1/f, तो ये हो जाएगा 2/f, 1/f हो गया, इसलिए f बराबर हो जाएगा f/2, इसलिए आंसर हो गया C। फिर यहाँ 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंस के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता निकालिए। समतुल्य लेंस की क्षमता निकालिए, तो आप क्या कीजिए, पहले फोकल लेंथ निकाल लीजिए, 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये हो गया, एक है 1/20 माइनस 1/40, इसको सोल्व करेंगे आप तो इसका वैल्यू आएगा 1/40, इसलिए f बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। पावर होता है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 100/f मतलब 100/40, ये कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा आपको 2.5D डायप्टर, इसलिए आंसर होगा इसका B। दो लेंस जिसकी क्षमता -1.5D और प्लस 1.5D है, मतलब P1 -1.5D और P2 प्लस 5D, तो पहले आप P निकाल लीजिए, P1 प्लस P2 दोनों को भाग दे देंगे, ये -15 है, वो 15 नहीं, 1.5 नहीं है, दैट इज -15D और दिस इज 5D, तो हम लोग इसको बिठा देंगे दोनों को, दैट इज -15 प्लस 5, तो -10D आ गया आपको। तो P का फॉर्मूला होता है 1/f,
तो F बराबर हो जाएगा 1/P, मतलब -1/10। ये मीटर में आएगा, 1/10 इंटू 10 100, दैट इज़ -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। इसलिए 29 का बी आंसर आ गया। यदि किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पर रख दिया जाए तो लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में। इस तरह से ये लेंस है और इसमें ये फोकस है। यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1 और यहाँ का है μ2 और इधर का जो है वो है μ3। मतलब 3 प्रकार के मटेरियल से ये लेंस बना है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये एक बार इससे जाकर के रिफ्रैक्शन होगा आएगा, क्योंकि ये μ1 कैपेसिटी का है और इससे एक रिफ्रैक्शन होके जाएगा, 2 जगह पर फोकस करेगा ये। तो इसके द्वारा कहता है कि इस वस्तु पर कितने इमेज बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 इमेज बनेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 5/3 है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। पानी का दिया हुआ आपको A म्यू W 4/3 और कांच का दिया हुआ आपको A म्यू G 5/3। किरण कांच से पानी में जा रही है, किरण कांच से पानी में जा रही है, तो क्रांतिक कोण का मान निकालिए। कांच से पानी में जा रहा है तो आपको निकालना होगा G म्यू W पहले आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे आप? फॉर्मूला आपको बताए थे, A म्यू G म्यू W म्यू A बराबर 1। तो ये है आपको 5/3, ये आपको चाहिए, और ये हो गया 3/4 दैट इज 1। तो ये हो गया 15/12 इंटू G म्यू W दैट इज 1। इसलिए G म्यू W हो जाएगा आपको 12/15। 12/15 यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था आपको म्यू इक्वल टू 1/sin c। तो यहाँ हो जाएगा आपका वही G म्यू W बराबर 1/sin c। तो W म्यू G पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। W म्यू G चेंज हो जाएगा 15/12, इसलिए sin c बराबर, इसी में ये फॉर्मूला लगेगा 1/sin c। इसलिए sin c बराबर हो जाएगा आपको 1/15/12, मतलब 12/15 हो जाएगा। और तब c बराबर निकाल दीजिए आप। इसलिए c बराबर साइन इनवर्स, इसको काट सकते हैं 4/5, इसलिए साइन इनवर्स 4/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। और सही आंसर है इसका ए, सही आंसर इसका हम लोग को आ रहा है यहाँ से ए। हमको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। फिर चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।